नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। इन अफवाहों को फैलाने वाले वही शातिर लोग हैं जो अफवाहों के सहारे दो धर्मों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनाए रखते हैं। बिहार और तमिलनाडु पुलिस की एफआईआर बता रही है कि इस अफवाह के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। मीडिया भी इसकी चपेट में आ गया, चपेट में आया या जानबूझकर हिस्सा बना रहा, यह भी एक जांच का विषय है। इतनी तेजी से अफवाह फैलाई गई कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूर मारे जा रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल पर भी आकर लोग लिखने लग गए कि आप तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हो रही हिंसा पर कब बोलेंगे। यह सवाल अब प्रधानमंत्री से नहीं होता है, मुझसे या हम जैसे पत्रकारों से होता है। जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री अदानी मामले पर नहीं बोल सके तो इन सब मुद्दों पर बोलने और पूछने के लिए हम ही या हम जैसे लोग बचे हैं। अफवाहें अब छपकर आने लगी हैं ताकि आप यकीन कर सकें और व्हाट्सएप में पुराने वीडियो और इन खबरों को ठेलने लग जाएं कि बिहार के मजदूरों के साथ अनर्थ हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में नोट कीजिए कि आप किन किन चीजों से नफरत करते हैं। आप तमिलनाडु से नफरत कर सकते हैं, वहां की सरकार जो विपक्ष की है, गैर भाजपा सरकार है, उससे भी नफरत करने लग सकते हैं। और एक तरह से आप उनसे भी नफरत कर सकते हैं जो तमिलनाडु की सरकार के साथ, तमिलनाडु के राजनीतिक दल के साथ मिलकर गैर भाजपा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत करते करते आप किसके करीब बने रहते हैं, इसे नोट करेंगे तो जान जाएंगे कि इस खेल का मकसद क्या रहा होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लाल रंग की यह मुहर को ठीक से देख लीजिए। अंग्रेजी में फेक लिखा है, हिंदी में फर्जी। आपकी नजर से फिर भी चूक ना हो जाए, बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होता है कि यह दावा फर्जी है, यह भारत सरकार करती है। उसका पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी फैक्ट चेक करने लगा है ताकि सरकारी तौर पर प्रमाणित किया जा सके कि कौन सी खबर झूठी है, कौन सा दावा फर्जी। तमिलनाडु में हिंसा की खबरें, खास तौर से तालिबानी हिंसा के नाम से छपी खबरों को पीआईबी गलत नहीं बताती है। आप कह सकते हैं कि इसका काम केंद्र सरकार से संबंधित खबरों को प्रमाणित करना भर है, लेकिन यहां दो राज्यों का मामला है। केंद्र सरकार से विज्ञापन लेने वाले अखबारों ने फर्जी खबरें छापकर बिहार बनाम तमिलनाडु करने की कोशिश की, या उन खबरों से ऐसा होने लगा, तब भी इन खबरों को अपने ट्विटर हैंडल पर पीआईबी ने फर्जी नहीं लिखा। इंडियन ऑयल ने गैस एजेंसी देने के लिए पत्र लिखा है, इस फर्जी खबर को पकड़ा गया है और यहां ट्वीट किया गया है। संपादित वीडियो में दावा किया गया है कि मोदी जी बागेश्वर धाम पहुंचे थे। यह फेक न्यूज है, यह पीआईबी ने किया है। लेकिन फेक न्यूज के आधार पर तमिलनाडु और बिहार के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। क्या पीआईबी ने इसका खंडन किया? ऐसे में पीआईबी की क्या भूमिका होनी चाहिए? सूचना प्रसारण मंत्री इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं कि फेक न्यूज से दो राज्यों के बीच तनाव फैलाने की कोशिश हुई तो पीआईबी ने उन पर फर्जी होने की मुहर क्यों नहीं लगाई, जैसा कि बाकी मामूली फेक न्यूज के समय करती रही है। अपने ट्विटर हैंडल पर पीआईबी लिखती है कि वह केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं से संबंधित गलत जानकारियों की पुष्टि करती है, लेकिन कई ऐसी अन्य जानकारियां हैं जिनका केंद्र की योजनाओं और नीतियों से सीधा संबंध नहीं दिखता, मगर उनके फर्जी होने का प्रमाण पीआईबी की तरफ से जारी किया गया है। फेक न्यूज का सहारा लेकर बिहार में तमिलनाडु के प्रति नफरत की आग फैलाई जा रही थी। इससे किसे फायदा हो रहा होगा? अगर दिमाग के किसी कोने में थोड़ा सा भी दिमाग बचा है तो आप उतने से दिमाग का इस्तेमाल कर इसे समझ सकते हैं। हम 2024 के चुनावी वर्ष में प्रवेश करते जा रहे हैं। आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। 2022 में यूपी में चुनाव हो रहे थे और यूपी के चुनाव के लिए मुद्दा पैदा किया गया कहां? कर्नाटक में हिजाब विवाद के जरिए। उसी तरह 2020 में बिहार में चुनाव हो रहे थे, मुंबई में मुद्दा पैदा किया गया सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड में झूठी कहानियों को जोड़कर। बिहारी बनाम मुंबई की कहानी गढ़ी गई, कभी हिंदू मुसलमान तो कभी मुंबई बिहार, तो अब बिहार बनाम तमिलनाडु के बीच अफवाहों को लाकर राजनीति करने वालों के पास कोई नया फॉर्मूला नहीं बचा है। बचे हैं तो केवल वे लोग
जिनकी अब सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। इस सारे खेल का भांडा अकेले मोहम्मद जुबैर फोड़ देते हैं ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर 3 मार्च को ट्वीट करते हैं। अपने ट्विटर हैंडल में उन अखबारों की कतरन और वेबसाइट के स्क्रीनशॉट लगाते हैं कि कैसे झूठी खबरें छापी गईं। जुबैर बताते हैं कि दैनिक भास्कर, एबीपी लाइव हिंदुस्तान, पंजाब केसरी ऐसी खबरें और वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर रहे हैं कि हिंदी भाषी प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। बिना इन वीडियो और खबरों की पुष्टि किए, जांच किए कि सही है या गलत, इन खबरों को पोस्ट किया जाता है और लाखों लोगों के बीच पहुंचा दी जाती है। दैनिक भास्कर खबर छापता है कि प्रवासी मजदूरों ने 15 से अधिक मजदूरों की हत्या का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केवल हिंदी बोलने के चलते बिहारी तमिलनाडु में तालिबान जैसे हमलों का सामना कर रहे हैं। लाइव हिंदुस्तान के पहले पेज पर खबर छपी है कि बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले। अब इसे पढ़कर सनसनी तो फैली जाएगी, पर आप सोचिए कि यह अखबार किस तरह आपका इस्तेमाल जलावन की लकड़ी की तरह कर रहे हैं, आग में झोंक रहे हैं आपको। 5 मार्च को लाइव हिंदुस्तान की खबर को तो बिहार आरजेडी ने फेक न्यूज लिखकर ट्वीट किया और पूछा कि इस अखबार को बताना चाहिए कि किन किन मजदूरों पर कातिलाना हमला हुआ है। इसकी सूची भी सभी विवरणों के साथ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करानी चाहिए, अन्यथा इन्हें माफी मांगनी चाहिए। चेन्नई में हिंसा कहां हुई यह भी बताना चाहिए। इसके बाद बिहार के कई न्यूज साइट पर ऐसी अफवाहों को हवा देने के लिए पुराने वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। सच तक न्यूज, खबर परिहार, बिहार एंड झारखंड में यह खबर छापी जाती है। जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर ऐसे कई चैनलों के बारे में ट्वीट किया है जो भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। इनमें TV9 भारतवर्ष है, टाइम्स नाउ है, नव भारत है, TV9 बिहार है, ऑप इंडिया आदि भी शामिल हैं। क्या इनकी खबरों को PIB फेक न्यूज का ठप्पा लगाएगा या PIB प्रमाणित कर देगा कि इनकी खबरें सही हैं? इसलिए इन चैनलों के संपादक और एंकर जुबैर के खिलाफ अभियान चलाते हैं, क्योंकि जुबैर झूठ के इनके खेल को उजागर कर देते हैं। जुबैर ने अगर यह ट्वीट नहीं किया होता तो आप या हम जान ही नहीं पाते कि तमिलनाडु में हुआ क्या है। बिना सवाल पूछे, बिना जांच किए लोग मानने लगे कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हिंसा होने लगी है। वो लोग भी अफवाह फैलाने लगे कि जो बिहार में रहते हुए भी किसी बिहारी मजदूर को ढंग से मजदूरी नहीं देते, ढंग से बात तक नहीं करते, मजदूरों का पैसा आज देंगे तो कल देंगे इसके नाम पर टालते रहते हैं। वे भी भड़कने लगे, गुस्सा आने लगा उनको। लेकिन राजनीति होती है। जुबैर के साथ ऑल्ट न्यूज के आकिब कलीम अहमद ने रिसर्च की और इस खेल को आपके सामने उजागर कर दिया। अब आप इसे देखिए। बिहार बीजेपी के विधायक और MLC एक स्क्रीनशॉट साझा कर रहे हैं। इस तरह से पोस्टर बनाकर शेयर किया जा रहा है जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, जबकि यह तस्वीर हैदराबाद की थी, किसी और मामले की। लेकिन हैदराबाद की तस्वीर के सहारे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में बिहार के 12 मजदूरों को मारा गया है और तेजस्वी की पुरानी तस्वीर लगाकर, इसके पहले की तस्वीर लगाकर बताया जाता है कि वे ऐसे में मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ पार्टी मना रहे हैं। पोस्टर के ऊपर लिखा है, असंवेदनशीलता की भी एक हद होती है बिहार सरकार। जिस स्टालिन के राज में हुई 12 बिहारी मजदूरों की हत्या, उस स्टालिन का जन्मदिन मना रहे हैं तेजस्वी जी। बिहारियों की लाशें बिछती जहां जश्न मना रहे तेजस्वी जी वहां। जुबैर ने जिन विधायकों और पार्षदों के ट्वीट के स्क्रीनशॉट को साझा किया है उनके नाम है बिहार बीजेपी के महासचिव देवेश कुमार, आलोक रंजन, कृष्णनंदन पासवान, कुमार शैलेंद्र, उपेंद्र प्रसाद। इस पोस्टर को बीजेपी बिहार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट किया जाता है। बिहार बीजेपी के महासचिव देवेश कुमार 4 मार्च को जागरण अखबार के मोतिहारी संस्करण और दैनिक भास्कर की खबर को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि तेजस्वी यादव के इशारे पर उनका यार तमिलनाडु का मुख्यमंत्री स्टालिन बिहारियों पर लगातार हमला करा रहा है और तेजस्वी यादव हमले को यहां पर फर्जी बताकर बिहार की जनता की आंख पर चादर डालकर बचाव कर रहे हैं। बेबस बिहार का हैशटैग इस्तेमाल किया जाता है।
एक मुख्यमंत्री के लिए यार का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अदानी को किसका यार बताया गया यह आप जानते हैं, और जिसका बताया गया उसे लेकर संसद में कितना हंगामा हुआ यह भी आप जानते हैं। दैनिक जागरण के मोतिहारी संस्करण में छपा है, माई कहतारी कुछो करके घरे आजा बेटा। दैनिक भास्कर में खबर छपती है कि तमिलनाडु से भागे 50 लोग घर पहुंचे, फूटा दर्द, हम भागे नहीं भगाए गए। उसी के बगल में दैनिक भास्कर में यह भी खबर छपी थी कि सदन में जोरदार हंगामा, सीएम बोले जांच को आज तमिलनाडु जाएगी टीम। जिस अखबार में खबर छपी है कि बिहार सरकार तमिलनाडु जांच टीम भेजेगी, तो फिर तेजस्वी को स्टालिन का यार लिखने का क्या मतलब रहा होगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए पता किया जा सकता था, लेकिन इन भ्रामक खबरों को प्रसारित किया गया। बिहार बीजेपी के विधायक ही बता सकते हैं कि उन्हें यह पोस्टर कहां से मिला और क्या उन्होंने अपनी पार्टी की तमिलनाडु इकाई से जानने की कोशिश की, क्या उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जानने की कोशिश की। एक फोन से यह काम हो सकता था, पर क्यों नहीं किया गया। बीजेपी के विधायक और नेता बता सकते हैं कि बेबस बिहार की क्या बात है। अगर यह खबर सच भी होती तो इसमें भूमिका केंद्र सरकार की बनती है, बिहार की क्या हो सकती है। बिहार के पास अपनी कोई सेना तो है नहीं जो तमिलनाडु भेज देगी। अगर बिहार के मजदूरों के साथ कुछ हो रहा है तो केंद्र की क्या भूमिका बनती है। केवल बिहार लिखने का क्या मतलब है। यही नहीं, ऑल्ट न्यूज के जुबैर भाजपा के सदस्य प्रशांत उमराव का भी ट्वीट डालते हैं, जिसमें प्रशांत दावा करते हैं कि कई बिहारी मजदूरों को मारकर लटका दिया गया है। तेजस्वी पर आरोप लगाते हैं कि इसके बाद भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ पार्टी कर रहे हैं। इस ट्वीट को 5 लाख व्यूज मिले हैं और 5000 रीट्वीट हुआ है। एक झूठी खबर की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लाखों लोग पल भर में देखने लग जाते हैं। तमिलनाडु पुलिस ने प्रशांत उमराव के खिलाफ भी एफआईआर की है। एक वीडियो कहीं से आता है और दावानल की तरफ फैल जाता है। सोशल मीडिया के जंगल में आग फैलने लग जाती है कि बिहारी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। मजदूरों के सहारे यह कहानी क्यों पैदा की गई। 2014 में आप याद करें क्या हुआ था। गुजरात से बसों में भरकर, वॉल्वो बसों में भरकर मजदूर उत्तर भारत के गांवों में भेजे गए थे। क्या इस बार दक्षिण को खलनायक बनाने के लिए यह खेल खेला गया। सवाल है कि क्या इस बार प्रेस का इस्तेमाल किया गया है। उसकी खबरों के सहारे बिहार बनाम तमिलनाडु करने की कोशिश हुई है, क्योंकि बीजेपी बिहार ने द एक्टिविस्ट और हेडलाइंस बिहार नाम के चैनल का वीडियो ट्वीट किया। इसमें कुछ लोग तमिलनाडु में बिहारी मजदूर को मारा जा रहा है यह दावा कर रहे हैं। क्या बड़े अखबारों के साथ साथ छोटे चैनलों और अखबारों का भी सहारा लिया गया ताकि छपी हुई खबरों के सहारे यह अफवाह फैलाई जा सके। जांच एजेंसियों को पता करना चाहिए कि वीडियो में बोलने वाले मजदूर तमिलनाडु से ही आए हैं या कोई और हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि वो अपनी आंखों से खून होते देखकर आया है। जाहिर है इसकी जांच हो सकती है। वो टिकट भी दिखा रहा है कि त्रिपुर से ट्रेन में सवार हुआ है। खबरें इतनी तेजी से फैलाई जाने लगती हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़ गया कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है। अब बताइए, समाचार पत्रों से अब राज्य के मुख्यमंत्री को भी गलत जानकारी मिल रही है। आप जनता की क्या हालत हो रही होगी। हिंदी भाषी मजदूरों के खिलाफ हिंसा की खबरों को लेकर बिहार में इसे भोजपुरी भाषी मजदूरों पर हमले में बदल दिया गया है। खेल समझिए, ताकि आप भावुकता के घी से नफरत की आग में जलाए जाते रहें, जलावन की लकड़ी की तरह। 2 मार्च को नीतीश कुमार का यह ट्वीट बताता है कि उन्होंने समाचार पत्रों पर भरोसा किया और इस आधार पर बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार ने एक जांच टीम भी भेज दी। ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने यह भी ट्वीट किया कि नीतीश कुमार ने उन्हें ब्लॉक कर रखा है। कोई अन्य उनके थ्रेड को दिखा दे जिसमें उन्होंने पर्दाफाश किया है कि सारी खबरें अफवाह हैं। कई आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि बिहार पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, डीएमके की आईटी विंग क्या कर रही है। इसके बाद अगले दिन तमिलनाडु पुलिस के डीजीपी सफाई देते हैं। इस पूरे मामले में जुबैर की सक्रियता ने सबको अफवाहों के कुएं में गिरने से बचा लिया। 2 मार्च को नीतीश कुमार ट्वीट करते हैं, 3 मार्च को जुबैर का ट्वीट आता है, 4 मार्च को तमिलनाडु पुलिस बयान जारी करती है। Facts are twisted to make it appear
as if the migrant workers of Bihar are attacked in Tamil Nadu. Here, people are living very peacefully. Law and order is maintained very well and strictly in the state of Tamil Nadu. तमिलनाडु पुलिस ने दैनिक भास्कर के संपादक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 505 IB के तहत आरोप लगाए हैं। इन दोनों धाराओं का संबंध विभिन्न समुदायों के प्रति शत्रुता को बढ़ावा देना, भय पैदा करने से है। तमिलनाडु पुलिस ने खुद को पत्रकार बताने वाले तनवीर मोहम्मद के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। तनवीर ने 2 वीडियो ट्वीट किए हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि हिंदी भाषी लोगों पर तमिलनाडु में हमले किए जा रहे हैं। तमिलनाडु पुलिस के महानिदेशक C. शैलेंद्र बाबू ने साफ किया कि हिंदी भाषी लोगों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं उनका हेट क्राइम से कोई संबंध नहीं। द न्यूज मिनट के मुताबिक बिहार के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गंगवार ने कहा, कुछ पुराने व्यक्तिगत विवादों के वीडियो शूट किए गए थे और यह कहते हुए पोस्ट किए गए कि यह बिहार के लोगों के खिलाफ है। तमिलनाडु पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है और तमिलनाडु में बिहारी लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। जुबैर ने 4 मार्च को ट्वीट किया है कि हिंदी मीडिया ने इतनी अफवाह फैलाई कि तमिलनाडु के कई पुलिस अधिकारियों को हिंदी में बयान जारी करने पड़े, वीडियो जारी करना पड़ा। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विवेकानंद शुक्ला है। मूलतः मैं बिहार के सारण जिले का निवासी हूँ। मैं 2020 बैच का IPS अधिकारी हूं और अभी मैं तमिलनाडु के तिरुवल्लुर टाउन सब डिवीजन में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूं। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि अखबारों के और न्यूज चैनलों के माध्यम से और सोशल मीडिया वेबसाइट के माध्यमों से भी इस तरह की खबर फैलाई जा रही है कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीय नागरिकों और श्रमिकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें यहां से भगाया जा रहा है। तमिलनाडु पुलिस स्पष्ट जानकारी देती है कि इस तरह के सारे खबर बेबुनियाद और गलत है। अगर किसी को भी इस प्रकार की किसी भी दुर्घटना के बारे में जान पवन यादव जो बिहार से थे, उनका मर्डर झारखंड के रहने वाले उपेंद्र धारी ने अपने एक निजी कारण से किया। इस घटना के हमारे पास ठोस सबूत हैं, जिसमें डायरेक्ट आई विटनेस भी शामिल हैं। इस मर्डर को उपेंद्र धारी ने कन्फेस भी करा है और हमने उनको अरेस्ट करके अभी जुडिशियल कस्टडी में डाला है। इस घटना को कई और वीडियो से जोड़कर तिरुपुर में रहने वाले नॉर्थ इंडियन लेबर्स पर हमला बताया गया है, जो सरासर झूठ है, एक अफवाह है। नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार ठाकुर है। मैं मूलतः बिहार का सहरसा जिला का रहने वाला हूं और 2010 बैच का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूं। अभी मैं तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिला का पुलिस अधीक्षक हूं। पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्र, ट्विटर, सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर एक झूठ और अफवाह प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें कि यह कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। यह खबर सरासर झूठ और भ्रम फैलाने वाला है। 4 मार्च को ही मुख्यमंत्री स्टालिन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर फोन पर जानकारी दी। ऐसे हमले भारत की अखंडता के खिलाफ हैं। हम उन पर कार्रवाई तो करेंगे ही, लेकिन भ्रामक और झूठी खबरों को फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री स्टालिन के बयान का संबंध 16-17 फरवरी की घटना से है। भीड़ वाली ट्रेन में हमले की एक घटना हुई थी, जिसके आरोपी को 4-5 दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। क्या उसके बहाने फर्जी वीडियो चलाकर इन अफवाहों को हवा दी गई ताकि नफरत फैल जाए? स्टालिन ने कहा कि सभी मजदूर हमारे मजदूर हैं, जिन्होंने तमिलनाडु के विकास में योगदान किया है। उन पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे। इतना सब हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान या उनकी कोई भूमिका से जुड़ी कोई खबर नहीं आ रही है। क्या इस खेल के पीछे विपक्ष की सरकारों वाले राज्यों को अस्थिर करना था, ताकि यूपी बिहार में विपक्षी दलों की एकता को खराब बताया जा सके? बिहार में तमिलनाडु पहुंची टीम ने भी तिरुपुर में एक प्रेस वार्ता में कहा कि फर्जी खबरों पर ध्यान नहीं दें। तमिलनाडु और बिहार सरकार
प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम कर रही है। वे तमिलनाडु सरकार और जिला प्रशासन द्वारा मजदूरों की सुरक्षा और भय को दूर करने हेतु लिए गए कदमों से संतुष्ट हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है कि एक अन्य अफसर ने कहा है कि स्थिति सामान्य है, हमारी रिपोर्ट जल्द ही बिहार सरकार को सौंप दी जाएगी। 5 मार्च को तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने ट्वीट किया है कि 7 दशक से उत्तर भारतीयों के खिलाफ डीएमके का प्रोपेगेंडा चलता रहा है। मैंने उस प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया है, इसलिए सरकार ने उनके खिलाफ केस कर दिया। मैं फांसीवादी डीएमके को चुनौती देता हूं कि मुझे गिरफ्तार करे। तमिलनाडु पुलिस ने बीजेपी नेता अन्नामलाई के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में केस दर्ज कर दिया है। फिर केंद्र ने क्या एक्शन लिया? 7 दशक से यह प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो इस दौरान जब बिहार में बीजेपी की सरकार